Hello friends, welcome back to Study with Lalit. As you can see on the thumbnail and as you can see on the phone screen, there is a topic layers of atmosphere. Layers of atmosphere. In previous video we have already discussed about atmosphere कि ये एटमॉस्फेयर होता क्या है। हमने ये इस चीज़ की डिस्कशन कर ली है कि ये क्या होता है। देखो, ज्योग्राफी इज़ अ कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट। if you are targeting any exam with geography, so first thing that you need to have is conceptual clarity. If you do not have any kind of conceptual clarity, so it will very difficult for you to crack any kind of examination. conceptual clarity होगी, you will be able to understand कि कैसे कॉन्सेप्ट हो रहे हैं। हमने एटमॉस्फेयर को समझा और उसका संगठन समझा, कंपोजिशन कैसे है वो भी हमने प्रीवियस वीडियो में समझ लिया है। एक बार मैं चेक कर लूँ क्या मेरा फ़ोन चार्ज में है। एक मिनट। हाँ, यस, इट इज़ इन द चार्ज। ओके, तो इस तरह से आप देखते हैं कि एटमॉस्फेयर की परतें बन रही है। ये एटमॉस्फेयर की परत, एक और परत है, फिर उसके ऊपर और एक और, फिर एक और, फिर एक और। दोस्तों, क्या आप ये बता सकते हैं कि ये परतें बनी ही क्यों? हमारे एटमॉस्फेयर में ये परतें क्यों बनी? अब मेरे पास यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको ये, क्योंकि हर चीज़ को लिखना मेरी आदत है, टेंडेंसी है। सो इस तरफ, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, ये कुछ गलत हो गया है। अब इसको मैं मोड़ भी नहीं सकता। ये अब ठीक है। सो मैंने कहा कि ये वायुमंडल जो है, इस वायुमंडल में ये परतें क्यों बनी है। हमने समझा था पिछली वीडियोज़ में कि जो वायुमंडल है वो है 1600 किलोमीटर तक, यानी कि जहाँ तक गैसेस अवेलेबल है। हालांकि इसकी ऊंचाई 10,000 किलोमीटर तक बताई जाती है कि ये 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक अपना क्षेत्र रखता है। तो 1,600 किलोमीटर तक की ऊंचाई में 1,600 किलोमीटर तक की ऊंचाई में क्या होता है, इस ऊंचाई तक गैसेस फ्लो होती है। और आई हैव ऑलरेडी टॉट यू कि वायु होती है गैसों का मिश्रण। गैसों के मिश्रण को क्या कहते हैं? मिक्सचर ऑफ गैसेस क्या कहलाता है? मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही समझा दिया था कि गैसों के मिश्रण को ही क्या कहते हैं? गैसों के मिश्रण को ही वायु कहते हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये था कि जो वायुमंडल है इतना ऊंचा है, इसमें 5 परतें क्यों विकसित हुई? क्या इन 5 परतों की एक ही विशेषताएं होगी? आप कहेंगे कि कैसी बात कर रहे हैं आप, विशेषताएं 5 परतों की एक ही तरह कैसे हो सकती है? हाउ इट इज़ पॉसिबल कि एक ही तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी? इन परतों में अलग अलग विशेषताएं पाई जाती है। क्या किया जाता है? अलग अलग विशेषताएं पाई जाती है। जब अलग अलग विशेषताएं पाई जाती है इसलिए तो हम इनको अलग अलग पढ़ रहे हैं। अदरवाइज़ अगर एक ही प्रकार की विशेषताएं होती तो हम क्या करते हैं, हम इनको अलग अलग ना पढ़ करके एक ही परत को पढ़ते। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी के वायुमंडल की जो 5 परतें हैं, जैसे सबसे पहली परत है क्षोभमंडल। क्षोभमंडल इसको कहते हैं अंग्रेजी में ट्रोपोस्फियर। दूसरी परत है समताप मंडल। समताप मंडल। तीसरी परत है मध्यमंडल। ठीक है, यू हैव टू फोकस ऑन द एवरी सिंगल वर्ड ऑल्सो प्लीज। चौथी जो परत है उसको कहते हैं आयन मंडल या ताप मंडल। मैं यहाँ पर एक ही शब्द लिख रहा हूँ, आयन मंडल। ठीक, यहाँ ठीक है। और 5वीं परत है बहिर्मंडल या बाह्य मंडल। इसको बहिर्मंडल के संदर्भ में कहा जाता है एक्सोस्फीयर। क्लियर है बात? पहली परत का नाम है ट्रोपोस्फियर, जो मैंने क्षोभमंडल लिखा,
इस क्षोभमंडल की जो परत है ये, इसको कहा जाता है ट्रोपोस्फियर टी। समताप मंडल को कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल को कहते हैं मेसोस्फियर, आयन मंडल को आइनोस्फियर और इसको एक्सोस्फियर। क्या आप यहाँ तक बातों को समझ पाए? मुझे लगता है यहाँ तक बातों को समझ पाने में हम सक्षम हो पाए। तो ये 5 विशेषताएं, 5 परतें अलग अलग बनी हुई हैं वायुमंडल में। ये क्यों बनी? क्योंकि हमारे वायुमंडल की परिघटनाएं एक समान नहीं है, घटनाएं एक समान नहीं है, यहाँ पर मिलने वाले तत्व एक समान नहीं है, मिलने वाली विशेषताएं एक समान नहीं है, और इन विशेषताओं के आधार पर घटित होने वाले परिणाम भी एक तरह नहीं होता। एक तरह का तापमान नहीं है, एक तरह की विशेषता नहीं है। इसलिए ये 5 परतें हैं और इनको हम पढ़ते हैं। क्या आप यहाँ तक बातों को समझ पाएँ? अब ज़रा थोड़ी देर पीछे देखिए, ये यहाँ पर ज़रा देखिए एक बार कि क्या स्थितियाँ बनी हुई है। ठीक है, ये हमारा वातावरण है और ये ट्रोपोस्फियर है। ठीक है, और यहाँ से हम पढ़ना भी स्टार्ट कर रहे हैं। फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर। ठीक है, अब देखो इनकी कुछ निश्चित फीचर्स लिखी हुई है यहाँ पर कि ये यहाँ तक 12 से 18 किलोमीटर तक है और फिर 11 से 50। यहाँ पर हम आएंगे अभी, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, विल डिस्कस एवरीथिंग। आई थिंक वी शुड स्टार्ट आवर सेशन विदाउट एनी काइंड ऑफ डिले। सो यहाँ पर मैं फिर से आता हूँ, वहीं पर इसको मैं इस तरह से ब्रॉड कर देता हूँ सो दैट फिर से होगा यार ये, अब ठीक होगा इस तरह से। अब देखो दोस्तों, अब देखो ये है क्षोभमंडल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रोपोस्फियर। क्या आप देख पाने में सक्षम हैं? आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी आपको। क्षोभमंडल ये धरातल का या पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला वायुमंडल है, यानी कि सबसे निचला वायुमंडल है। इसके नीचे और कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ये निचला वायुमंडल है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें किसकी विशेषताएं ज़्यादातर ऐड होगी? इसमें विशेषताएं ज़्यादातर धरती से संबंधित ऐड होगी। जो धरती महसूस करती है दिन और रात या ऋतु के अनुसार, वो सारी विशेषताएं इस क्षोभमंडल में होगी। वो सारी विशेषताएं इस क्षोभमंडल में क्यों होगी? क्योंकि ये क्षोभमंडल हमारी पृथ्वी से लगा एक मंडल है। इस क्षोभमंडल की जो ऊंचाई है वो बढ़ती और घटती रहती है। ऊंचाई इसकी एक समान नहीं, बल्कि 13 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई है। एवरेज हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर इज 13 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। इसकी जो ऊंचाई है या इसकी जो मोटाई मैं कहूँ, क्योंकि मान लो इतनी मोटी है तो इसकी मोटाई कहाँ ज़्यादा होगी? जैसे मान लो मैं यहाँ पर ये चीज़ ड्रॉ कर दूँ, ये नहीं हो पाया, यहाँ हमारे पास है ये, ठीक, और ये मैंने ड्रॉ किया विषुवत रेखा, ठीक। और अब हमने ड्रॉ किया अपनी, इसको मुझे लगता है यार थोड़ा सा आगे कर देना चाहिए ना, ये। अब देखो, अब ये यहाँ पर सबसे अधिक है लेकिन यहाँ पर कम है, यहाँ पर अधिक मोटी है। इसका भी कारण है ये, यानी कि आपको मोटाई ज़्यादा कहाँ नज़र आ रही है? इन भागों में मोटाई आपको ज़्यादा नज़र आ रही है, ये वाले भाग और ये वाले भाग। मतलब ये कि ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई सर्वाधिक कहाँ होगी? इसकी जो ऊंचाई सर्वाधिक होती है वो होती है विषुवत रेखीय क्षेत्र में। कारणों पे आ रहा हूँ, बिना कारणों के कुछ नहीं हम करते हैं डिस्कस। विषुवतीय क्षेत्रों में इसकी मोटाई सर्वाधिक होगी। सर्वाधिक मोटाई इसकी कहाँ पर होगी? विषुवतीय क्षेत्रों में इसकी मोटाई सर्वाधिक होती है। यानी कि जो विषुवत रेखा के आसपास क्षेत्र है वहाँ पर इसकी जो ऊंचाई या मोटाई है वो 18 किलोमीटर के आसपास होती है।
18 किलोमीटर के आसपास इसकी मोटाई कहाँ है, विषुवत रेखा में। ऐसा क्यों है? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो ये विषुवत रेखा है, यहाँ पर सूर्य की गर्मी अत्यधिक है, और इस गर्मी के कारण क्या है, इस गर्मी के कारण जो हवाएं हैं वो संवहन के माध्यम से ऊपर उठती है। अच्छा, वो ऊपर क्यों उठ रही है हमने पिछली क्लासेस में भी डिस्कस कर दिया है, लेकिन समझ नहीं आया तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पर सूर्य की गर्मी अत्यधिक है। जब यहाँ पर सूर्य की गर्मी किसी स्थान पर अधिक हो जाती है, जब वहाँ पर गर्मी मानो अधिक होगी, सो सरफेस भी गर्म हो जाएगा, तो सरफेस से लगी हवा भी गर्म हो जाएगी, और गर्म होने पर हवा के कण आपस में क्या जाएंगे, दूर दूर जाएंगे, और दूर दूर जाने के कारण उनके द्वारा लगने वाला जो सामूहिक भार है, जो वेट है, वो हो जाएगा कम, और जिसके कारण आपको पता है कि कम वेट वाली कोई वस्तु है वो ऊपर ही रहती है। क्लियर बात? इस तरह से हवाएं क्या होगी, ऊपर उठेगी, और जितनी ऊपर तक हवाएं उठेगी वहाँ पर आपको पता है कि जब तापमान ठंडा होगा तो वर्षा जैसी संभावनाएं हमें दिखाई पड़ती है। अभी हम पूरा डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो वर्षा जैसी संभावनाएं हमें दिखाई पड़ती है, ठीक। क्षोमंडल में क्या है, अब मैं इसको रिलेट कर पा रहा हूँ। जो क्षोमंडल है ना हमारा, इसमें सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं घटित होती है। ये ऐसा क्यों है? क्षोमंडल में सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं घटित हो रही है, चाहे आपकी वर्षा होना हो, चाहे बादल बनना हो, कोहरा हो, ठीक है। कोई भी आप मौसमी घटना उठा के देखो, वे सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं कहाँ घटित होती है, केवल और केवल क्षोमंडल में ही घटित होती है। ऐसा क्यों है ये जानते हैं जरा। अगर आपने ये जान लिया तो आप ये भी समझ पाओगे कि मोटाई विषुवत रेखा में अधिक क्यों है। अच्छा, इसमें मौसमी घटनाएं घटित ही क्यों हो रही है ये जानना जरूरी है, ठीक है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया कि जलवाष्प की मात्रा ऊंचाई के साथ घट रही है। क्यों घट रही है? क्योंकि जलवाष्प के लिए क्या चाहिए, जलवाष्प के लिए सूर्य की गर्मी और पानी की अधिकता होनी चाहिए। अगर मान लो ध्रुवों पर हिम के रूप में जल अत्यधिक है, लेकिन क्या वहाँ पर तापमान है? आप कहेंगे बिल्कुल वहीं नहीं तापमान है। जब तापमान ही ध्रुवीय क्षेत्र में नहीं है तो जल वाष्प या भाप कैसे बनेगा? जल का भाप में ही बदलना क्या होता है, जल वाष्प होता है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? मैं ये कहने चाह रहा हूँ कि जल वाष्प की जो सर्वाधिक मात्रा है वो विषुवत रेखीय क्षेत्र में होगी, क्योंकि वहाँ पर विषुवतीय क्षेत्रीय में, क्योंकि वहाँ पर क्या है, एक तो जलीय सरफेस अधिक है और ऊपर से पूरे वर्ष पर वहाँ पर सूर्य की किरणें रहती है लगभग लंबवत, ठीक है, ऑलमोस्ट वहाँ पर वर्टिकली रेज ही रहती है। जब यहाँ पर इतनी जलीय रह गई विषुवत रेखीय प्रदेशों में, विषुवत रेखीय प्रदेशों में क्या हो गया, गर्मी अधिक है और पानी भी अधिक है, और जब गर्मी और पानी दोनों अधिक है तो उस गर्मी के कारण जो हवाएं ऊपर उठेगी वो अपने साथ क्या रह जाएगी, जल को भी भाप के रूप में परिवर्तित कर देगी और ऊपरी वायुमंडल में ले जाएगी। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? मुझे लगता है समझ पा रहे हैं। जब वे ऊपर चलेगी, अब मान लो इस सतह तक क्या है, इसको एक बार फिर से मान लो इस सतह तक क्या है, टेम्परेचर गर्म, टेम्परेचर क्या हुआ है, थोड़ा सा गर्म हुआ है, लेकिन और ऊपर जाएंगे थोड़ा और मतलब उस इससे थोड़ा ठंडा, थोड़ा ठंडा, थोड़ा ठंडा, यानी कि यहाँ पहुँचते पहुँचते टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ठंडा। क्या मुझे इसके कारण बताने की आवश्यकता है? क्या मुझे इसके कारण बताने की आवश्यकता है कि क्यों ठंडा हो रहा है? मैंने प्रीवियस वीडियो में ही आपको चीज़ें बता दी हैं। मैं ये बोल रहा हूँ ना कि क्षोभमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान, क्षोभमंडल में क्या होता है, हाइट के साथ टेम्परेचर कम होता है। क्षोभमंडल में क्या होता है, हाइट जैसे ही बढ़ेगी और तापमान क्या होगा, कम। इसको मैं एक मिनट, ये है साइंटिफिकली और फिजिक्स का फॉर्मूला है ना, हाइट बराबर है 1 बटा टेम्परेचर, यानी कि जैसे ही हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर घटना शुरू हो जाएगा। अच्छा, कैसे घटना शुरू हो जाएगा, क्या मुझे बता सकते हैं कोई कमेंट में? आप में से जो भी कोई लेक्चर देखेगा, अभी देख रहा है या बाद में देखेगा,
आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ये बताएंगे कि वायुमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी क्यों हो रही है। हालांकि मैंने चीज़ पिछली वीडियो में बता दी है, तो आपने अगर समझ लिया है तो आप प्लीज़ करके कमेंट बताइए। और अगर आप कमेंट करते हैं तो इट विल बी अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। सो प्लीज़ कमेंट करिएगा और अपने ज्ञान का प्रदर्शन करिएगा। तो इतनी चीज़ें हमें समझ ली कि ऊंचाई के साथ टेम्परेचर में कमी आ रही है। कहाँ पर? ऊंचाई के साथ तापमान क्या हो रहा है? कम हो रहा है क्षोमंडल में। कहाँ? क्षोमंडल में। जब तापमान क्या होगा? क्षोमंडल में कम होगा, ऊंचाई के साथ क्या हो रहा है? ये कम हो रहा है। और मैंने क्या कहा कि जैसे ही जलवाष्प ऊपर उठा, मान लो इस तरह, हालांकि मैंने चक्रवात का साइन बनाया, चक्रवात में समझना। मान लो ये ऊपर तक उठा और एक ऊंचाई पर उठकर इसने ये किया, ये मान लो इस तरह से फैल गया ऊपर ये, और यहाँ पर के इसने बादलों का निर्माण, एक चक्रवात की संरचना बन गया। आपने ये याद नहीं रखना है, ये है जलवाष्प, ठीक है। ये मैंने जलवाष्प की संरचना भाई, आप ये समझो। और बादलों का निर्माण करके यहाँ पर होगी फिर रेनफॉल, यहाँ पर होगी फिर रेनफॉल, ठीक है। मैं इस चीज़ की साइंटिफिकली व्याख्या कर रहा हूँ कि कैसे रेनफॉल हो रही है हमारे क्षोमंडल में, क्यों मौसम संबंधी गतिविधियाँ यहीं पर हो रही है, क्यों मौसम संबंधी गतिविधियाँ यहीं पर हो रही है। मैंने क्या कहा कि यहाँ पर जलवाष्प पाया जाता है। जब यहाँ पर क्या होगा, कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार। जब यहाँ पर क्या होगा, जलवाष्प की अधिकता है, तो जलवाष्प की अधिकता का मतलब क्या है कि ये ऊंचाई के साथ इसका तापमान क्या हो जाएगा? कम। और जैसे ही इसका तापमान कम हो जाएगा तो ये क्या करेगा? बादलों का निर्माण। इसका मतलब है क्षोमंडल में बादल भी बनते हैं, और बादलों का निर्माण करके जलवाष्प क्या करेगा? आपको पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, वो होगी वर्षा, रेनफॉल होगी। रेनफॉल कैसे हुई? क्योंकि हमने क्या किया, रेनफॉल क्यों हुई? क्योंकि जलवाष्प जैसे ही उठा, जलवाष्प जैसे ही ऊपर उठा, ऊपर उठते हुए तापमान में कमी आ गई। अब तापमान में कमी क्यों आई, ये मैंने आपको कमेंट के लिए, आपके लिए एक तरह से होमवर्क की तरह काम करेगा ये। तो ये कितनी है? जैसे ही दोस्तों हम 165 मीटर की हाइट पे जाते हैं ना, तो टेम्परेचर घट जाता है 1 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से अगर हम देखें कि 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर में कितनी कमी आएगी? 6.5 डिग्री सेल्सियस। ये 65 नहीं है, 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी हमें टेम्परेचर में दिखाई देगी। और जब टेम्परेचर कम होगा, मुझे एक बात बताइए कि जलवाष्प वहीं तक जा सकता है जहाँ तक तापमान हो। मतलब ये कि जलवाष्प वहीं तक जल को धारण कर सकता है। इसको हम आर्द्रता वाले चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। जलवाष्प वहीं तक इस जल को ले जाएगा जहाँ तक जल का तापमान क्या है? अधिक है। जैसे ही इसका तापमान ठंडा होगा, इसकी सापेक्षिक आर्द्रता, अभी सिर्फ इतना समझो, सापेक्षिक आर्द्रता का मतलब होता है, मान लो एक हवा है, उदाहरण के लिए ये है हवा है। चलो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो ये एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति के पास 10 किलो उठाने की क्षमता है। ये व्यक्ति 10 किलो उठा सकता है, या इस वजन को भी रहने दो, ये एक व्यक्ति है, इसके पास क्षमता है 10 रोटी खाने की। कितनी रोटी खा सकता है ये 10 रोटी खा सकता है। ये व्यक्ति कितनी रोटी खा सकता है? 10 रोटी खा सकता है। लेकिन अभी इसने क्या किया है? अभी इसने 5 रोटी खाई है, 5 रोटी खाई है। अब इसने कितनी रोटी खाई है? 5 रोटी खाई है। और जब इसने 5 रोटी खाई है अभी, तो इसके पास भूख अभी 5 रोटी की है, और 5 रोटी इसकी आवश्यकता है, तब इसका पेट भरेगा। लेकिन जब इसने ये 5 रोटियां खा ली, यानी कि इसने अपनी पूरी 10 रोटियां खा ली, तो क्या ये 10 रोटी, अगर मान लो इसकी 10 रोटी की भूख है ना, रोज़ की 10 रोटी की भूख, तो क्या 10 से 11 हो जाएगी? कभी नहीं होगी, क्योंकि इसके शरीर में फिर जकड़न होना शुरू हो जाएगी, है ना। क्योंकि 10 से 11 नहीं होगी, 10 रोटी खाता है ये, अगर 10 से 11 होना शुरू हो गया तो फिर डाइजेशन नहीं होगा, इसका पाचन नहीं होगा इस तरह से। बस इसी कॉन्सेप्ट को, इसी प्रैक्टिकल एग्जांपल को आप क्या करो, इस पे अप्लाई करो। हवा की भी एक क्षमता होती है जलवाष्प को धारण करने की, यानी कि हवा के पास जलवाष्प को धारण करने की जितनी क्षमता है, मान लो हवा के पास क्षमता जितनी भी है,
उस क्षमता के अनुसार हवा में कितनी मात्रा में जलवाष्प है, उसको कहेंगे सापेक्षिक आर्द्रता। आप नहीं समझिए, एक बार फिर से समझाता हूँ। मैंने क्या कहा था कि एक व्यक्ति है, उसको 10 रोटी की भूख होती है, उसकी खाने की क्षमता कितनी है, 10 रोटी, लेकिन उसने खाई कितनी थी, 5। यही तो मैं बोल रहा हूँ, उसने कितनी खाई, 5 रोटी उसने खाई। और जब उसने 5 रोटी खाई, इसका मतलब वो उसे अभी 5 रोटी की और ज़रूरत है। वैसा ही मैंने कहा कि क्षमता के अनुसार हवा में कितनी क्षमता है जलवाष्प को धारण करने की। मान लो हवा में 10 है धारण करने की, और इसमें 6 भरा हुआ है, 6 भरा हुआ है, 6 मतलब जो हवा है उसमें 6% हमारा क्या है, क्या भरा हुआ है, जलवाष्प भरा हुआ है। और जब 6% जलवाष्प भरा हुआ है इसमें, अभी ये भरा नहीं है, जब तक जलवाष्प पूरित ना हो जाए, यानी कि जो सापेक्षिक आर्द्रता मैंने बताई कि हवा में इतनी क्षमता है, अपनी क्षमता के अनुसार हवा में कितने जलवाष्प है, कितना जलवाष्प है। अगर ये जलवाष्प पूरा तब तक ना हो, जब तक ये पूरा ना हो तब तक वर्षा कराने में संभव नहीं है। ठीक है, क्या आप समझ पाए बातों को? तब तक ये संभव नहीं है। इसको हम आर्द्रता वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और ऊपर अब क्या है, जलवाष्प से हवा, मतलब जलवाष्प से वर्षा होने के लिए क्या चाहिए कि इसका तापमान क्या हो जाए, तापमान कम हो जाए। और जैसे ही इसका क्या हो जाएगा, तापमान कम हो जाएगा, हवा में मान लो 6 की मतलब 10 की क्षमता थी लेकिन 6 ही है, अब ये हवा 6/7 की हो जाएगी। ठीक, और जब और ऊपर जाएगी तो ये 6/6 की हो जाएगी, और ऊपर जाएगी तो 6/5 की हो जाएगी। यानी कि जितना तापमान घटता जाएगा वैसे ही क्या होगा, जलवाष्प को धारण करने की क्षमता खत्म हो जाती है। उदाहरण के लिए आपने 10 गिलास गन्ने के जूस के पिए, 10 गिलास जूस के पिए, और आपको क्या करे, आपका एक दोस्त आए और वो दोस्त आपको क्या करे, गन्ने का जूस उस मतलब वो आपने पी लिया 10 गिलास। अब आपको क्या करे, वो लस्सी और खोए के साथ क्या करे, लस्सी और खोया, ठीक है, खजूर वगैरह मतलब गरीब छुआरा वगैरह के हर चीज़ के साथ मिलाकर आपको लस्सी और खोया दिया। अब आपका कितना भी मन क्यों ना हो, आप इसको नहीं पी सकते क्योंकि आप ऑलरेडी फुल हो चुके हो। अगर आपने ये गिलास पी लिया तो आप तुरंत उल्टी कर देंगे। इसी तरह से मान लो ये गिलास है, ये क्या है, एक गिलास है, इस गिलास में पानी भरा हुआ है, मान लो कितना भी पानी भरा हुआ हो, मान लो ये पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है। अगर इसमें आप क्या करें, ये मैं और डिनोट कर रहा हूँ, अगर आप इसमें और भी पानी डालोगे इस तरह से तो ये पानी की मात्रा अधिक होने के कारण पानी बाहर आएगा। क्या मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? पानी की मात्रा अधिक होने के कारण क्या होगा, पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा। और जब पानी क्या होगा, बाहर आना शुरू हो गया तो मतलब यही तो वर्षा है। इसलिए क्षोभमंडल में वर्षा होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर ही क्या होगा, तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। जब तापमान क्या होगा, ऊंचाई के साथ घटता है तो इसका मतलब ये वर्षा करने की स्थितियाँ आ गई, बादल बन जाएंगे यहाँ पर। बादल के कारण संघनन के माध्यम से क्या होगा, संघनन के माध्यम से वर्षा की स्थितियाँ उत्पन्न होगी। और तापमान जब ऊपर की तरफ घटता है इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट जो मैंने बताई आपको 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर पर, नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट का मतलब होता है कि तापमान ह्रास दर, सामान्य ह्रास दर, यानी कि कितना तापमान कम हुआ, कितना तापमान कम हुआ इसको जानता है। कितना तापमान कम हुआ, ऊंचाई में जाने पर तापमान में क्या होगी, कमी होगी। कमी का कारण मैंने बता दिया है, चलो मैं बता देता हूँ फिर से। देखो आपको पता है कि गैसेस ही क्या होती है, गैसेस ही, यानी कि गैसेस का मिक्सचर ही क्या है, वायुमंडल है, वायु है। जब गैसेस का मिक्सचर ही है, इसमें कुछ हल्की गैसेस होंगी, कुछ गैसेस भारी होगी, और जो गैसेस भारी होंगी उनकी टेंडेंसी क्या है, वो नीचे बैठना शुरू कर देगी क्योंकि इनमें भार है, इनमें द्रव्यमान है। और जो गैसेस हल्की होगी वो क्या करेगी, वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी। ऊपर क्यों? क्योंकि इनके द्वारा लगने वाला सामूहिक भार ही कम हो जाएगा। मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया है पीछे। तो जब भार कम हो गया इनका तब ये ऊपर उठेगी, और ऊपर उठ के यही तो क्या करेगी, बादलों का निर्माण करके
वर्षा का निर्माण कर देगी। तो क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं क्यों हो रही है? क्योंकि क्षोभ मंडल में ही क्या है, क्षोभ मंडल में ही क्या है, क्षोभ मंडल में हमें तापमान ह्रास दर, ये यूपीएससी ने मेंस में पूछा हो एक बार, यहाँ पर हमें तापमान ह्रास दर मिलती है, यहीं पर हमें क्या मिल रहा है, जलवाष्प मिल रहा है, यहीं पर क्या मिल रहा है, जलवाष्प। अब जलवाष्प के साथ एक और चीज़ भी काम करती है, जरा उसको समझिए, फिर हम क्षोभ मंडल हमारा खत्म हो जाएगा। क्षोभ मंडल की जो औसत ऊंचाई है वो 13 किलोमीटर मैंने बता दी, विषुवत रेखा पर अधिक है। मैं लास्ट में अभी बताऊंगा विषुवत रेखा में क्यों अधिक है, क्योंकि जब आप इतनी विशेषताओं को समझ पाएंगे आप समझ पाएंगे कि विषुवत रेखा में क्यों अधिक है। ठीक है, अच्छा कहाँ तक पहुँचे हम, ये हमारी जर्नी रही। और जलवाष्प के साथ मैंने एक काम कहा कि धूल कण, पिछली वीडियो को ही रिवाइज करिए एक बार। धूल कण मैंने क्या कहा कि ये जो धूल कण है, इस धूल कण में भी कुछ धूल कण भारी होते हैं और कुछ हल्के होते हैं, है ना। अक्सर इन धूल कणों में क्या है, भारी तत्व होते हैं। अक्सर इन कणों में क्या होगा, भारी तत्व होते हैं। और भारी तत्व होने के कारण ये क्षोभ मंडल के निचली भागों में, क्षोभ मंडल के निचले भागों में, और क्षोभ मंडल के निचले भागों में होने का मतलब क्या हुआ, यानी कि निचले वायुमंडल में संकेंद्रित है। ये जो धूल वाष्प है ये निचले वायुमंडल में संकेंद्रित है, ये निचले वायुमंडल में संकेंद्रित, यानी कि ये जो धूल कण जब चलते हैं ना ये निचले वायुमंडल में संकेंद्रित है। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये कहाँ पर धूल कणों की अधिकता होती है, तो धूल कणों की अधिकता होगी उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में, सूखी हवा के कारण। यूपीएससी 2025 में क्वेश्चन पूछा है, उपोष्ण और शीतोष्ण, सूखी हवा के कारण। किस हवा के कारण, सूखी हवा। क्योंकि देखो यहाँ पर गर्मी होती है अत्यधिक, अब इसको समझेंगे हम आगे जब वायुदाब पेटियाँ आएगी। हर टॉपिक जुड़ा हुआ है बस, ठीक है, जोड़ने वाला चाहिए, हर टॉपिक जुड़ा हुआ है। अभी हम थोड़ी देर समझेंगे ऐसे इसको, फिर आगे हम बहुत डिस्कशन करेंगे इस पर। यहाँ पर क्या है, वर्षा बाष्पीकरण अधिक हो रहा है, लेकिन हवा का यहाँ पर अवरोहण होता है, यानी कि यहाँ हवा नीचे बैठती है, आरोहण ऊपर नहीं उठती है, नीचे बैठती है। इसका भी कारण है क्योंकि यहाँ हाई प्रेशर का निर्माण होता है। और जब हवा नीचे बैठ गई इसका मतलब क्या है कि हवा वर्षा करने में सक्षम नहीं है। जब इसने वर्षा ही नहीं की तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, सूखी हवा रह जाएगी और इसके कारण धूल कण हो जाएंगे। अब ये धूल कण करते क्या हैं ये जरा समझिए। ये धूल कण क्या करते हैं ना, ये धूल कण जलवाष्प के साथ लिपट कर, किसके साथ लिपट कर, जलवाष्प के साथ लिपट कर आर्द्रताग्राही बादलों का निर्माण कर देती है। कैसे बादलों का निर्माण करती है, आर्द्रताग्राही बादलों का निर्माण करती है। यानी कि ये धूल है ना ये जलवाष्प के साथ एक सतह का निर्माण करती है। संघनन के लिए सतह का होना भी आवश्यक है, बिना सतह के संघनन होना भी मुश्किल है। तो ये धूल कण क्या करते हैं ना, एक परत जैसी बिछा देते हैं। जैसे मान लो ये, मान लो एक ऐसी परत बिछाई इन्होंने, धूल कणों ने, मान लो इस तरह से इन्होंने किया और इसके ऊपर संघनन होना फिर क्या हो जाएगा शुरू, और इसके बाद फिर संघनन इस तरह से होगा, वर्षा की मात्रा घटित होगी। क्या मेरी बातों को समझ पाए, क्या मैं आपको समझाने में सक्षम हो पाया कि क्षोभ मंडल में ही क्यों मौसमी परिघटनाएं होती है। मैंने आपको सारा समझा दिया, पर जिसने पिछला लेक्चर देखा होगा उसके लिए बहुत आसान है। जिसने पिछला लेक्चर नहीं पढ़ा और जिसने चीज़ों को कोरिलेट नहीं करा, आई थिंक उसको लग रहा है कि बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर है, क्या बता रहे हैं। लेकिन पिछला लेक्चर अगर आप देखेंगे यू विल गेट एन आइडिया कि कैसे चीज़ें हो रही है, कैसे मैं चीज़ों को बता रहा हूँ। तो क्या क्षोभ मंडल को समझ पाए। अब जरा फिर से आओ, क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत रेखा में अधिक क्यों है, विषुवत रेखा में अधिक क्यों है, विषुवत रेखा में अधिक क्यों है, क्यों, क्योंकि क्षोभ मंडल में क्या है, गर्मी अत्यधिक है कि नहीं गर्मी। और गर्मी अधिक होने के कारण, गर्मी अधिक होने के कारण क्या होता है, हवाएं अधिक ऊपर तक उठ पाती है। गर्मी अधिक होने के कारण, क्योंकि यहाँ गर्मी अधिक है और गर्मी अधिक होने के कारण क्या होता है, हवाएं ऊपर तक उठती है, हवाओं का आरोहण ऊपर तक उठ जाता है। लेकिन ध्रुवीय क्षेत्र में क्या, ध्रुवीय क्षेत्र में क्या लो प्रेशर बनता है, कभी नहीं, हाई प्रेशर बनता है। तो वहाँ पर जो मौसमी घटनाएं हैं वो अधिक ऊंचाई तक नहीं घटित होगी। यहाँ पर संवहन वायु के द्वारा क्या है, हवाओं को और ऊपर तक उछाला जाता है। जैसे मान लो ना, अगर मान लो हवा यहीं तक घटित हुई, मान लो, ठीक है, हवा यहीं तक घटित हुई, इसके नीचे ही वर्षा होगी, है ना,
इसके नीचे, क्योंकि यहीं तक हवा गई, यहीं तक ठंडा हुई। लेकिन अगर अत्यधिक लो प्रेशर बना है तो ये सीमा हट गई, मान लो अब ये सीमा यहाँ तक पहुँची, कुछ क्षेत्रों में फिर ऐसी होगी। ये क्यों नहीं चल रहा यार, ये अब मान लो यहाँ तक पहुँची और हवा यहाँ तक चली ऊपर, संवहन, यानी कि संवहन अत्यधिक ऊपर तक हुआ और अब यहाँ तक बादल बनना शुरू हो गए और यहाँ से नीचे वर्षा होना शुरू होगी। लेकिन ध्रुवों पर क्या है, यहीं पर है और इसके नीचे वर्षा होना शुरू होगी। यानी कि ध्रुवों पर इसकी मोटाई कम क्यों है, कितनी कम है, 8 किलोमीटर है। कितनी है, 8 किलोमीटर है। ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर, यानी कि 10 किलोमीटर का अंतर आ गया। ये क्यों आया, क्योंकि विषुवत रेखा के समीप क्या है, वर्ष भर सूर्य की गर्मी है, यानी कि ये वर्ष भर सूर्य की गर्मी है। जब यहाँ पर वर्ष भर क्या है, सूर्य की गर्मी अत्यधिक होती है, तो सूर्य की गर्मी होने के कारण क्या होता है, सूर्य की गर्मी होने के कारण यहाँ पर लो प्रेशर बनता है और हवा ऊपर तक उठती है, ऊर्ध्वाधर हवाएं, वर्टिकल जो विंड्स है वो चलती है, ऊपर हवा उठी और ये अधिक ऊपर तक उठेगी क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर बना हुआ है। इसलिए वर्षा की घटनाएं, धूल कण आदि अधिक ऊंचाई तक घटित होंगे संवहन के माध्यम से, क्योंकि संवहन का मतलब मैंने क्या बताया कि नीचे से ऊपर की ओर स्थानांतरित होगा ये, इसलिए इसको संवहन कहा गया। क्या बातों को समझ पा रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहा, संवहन कहा गया। और इसलिए यहाँ पर क्या होगा ये, इसलिए क्षोभमंडल की मोटाई सर्वाधिक कहाँ पर होगी, क्षोभमंडल की सर्वाधिक ऊंचाई विषुवतीय क्षेत्रों में होगी। क्या आप बातों को समझ पाने में सक्षम हो पाए, क्या हमने कोई फैक्ट रटे, नहीं रटे, हमने समझ के चीज़ों को पढ़ा और हमने क्षोभमंडल को पढ़ा। ठीक है, अब क्षोभमंडल जो है ना, क्षोभमंडल जहाँ पर खत्म होगा, जहाँ पर क्षोभमंडल खत्म होगा यहाँ पर होगा क्या ना, यहाँ पर ये देखिए ये क्षोभमंडल है यहाँ, ठीक है, ये है क्षोभमंडल, ठीक ठीक है, ये है क्षोभमंडल देखो, और तापमान भी घटता जा रहा है ऊपर उठकर, ठीक है। और ये पर्वत मान लो, यानी कि जहाँ पर ये खत्म हो रहा है, स्ट्रेटोस्फीयर और इस ट्रोपोस्फीयर के बीच का जो क्षेत्र है, यानी कि ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र को कहते हैं ट्रोपोपॉज, यानी कि यहाँ पर क्षोभमंडल की विशेषताओं को विराम लग गया। लेकिन ये एक लाइन की तरह नहीं है। लाइन की तरह क्यों नहीं होगा, क्योंकि वायुमंडल में ऐसा थोड़ी है कि एक लाइन लगा दी गई, यहाँ से ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर है, यहाँ से नीचे ट्रोपोस्फीयर है, नहीं, ये एक मतलब कुछ किलोमीटर का एक संक्रमणशील क्षेत्र है। ये कैसा क्षेत्र है, संक्रमणशील क्षेत्र है, ट्रांजिशन जोन है जिसमें दोनों को विशेषताएं मिलती है। यानी कि कुल मिलाकर ये ऐसा क्षेत्र है। ये देखिए यहाँ पर फिर से एक बार बता देता हूँ, ये संक्रमणशील क्षेत्र है। संक्रमणशील होने का मतलब ये हुआ, संक्रमणशील होने का मतलब जैसे मान लो ये, या सॉरी माफ़ कीजिएगा, संक्रमणशील होने के कारण, जैसे देखो इस तरह से मैं बात कर रहा हूँ, अगर मान लो इस तरह से आप देखो, जैसे ये है और ये है, या इसी तरह से आप देखो, ये मान लो ये और ये मान लो ये, तो इसके बीच का क्षेत्र कौन होगा, ये वाला क्षेत्र होगा। इसके बीच का क्षेत्र कौन आ रहा है, ये वाला। तो यहाँ पर इसकी विशेषता रुक रही है, ठीक है। इसको कहेंगे हम क्या, ट्रांजिशन जोन, ट्रोपोपोज कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, ट्रोपोपोज, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं क्षोभ की सीमा, यानी कि क्षोभ सीमा कहाँ कहाँ आ रही है। एक तो हमारा ऊपर समताप मंडल के नीचे समताप मंडल और क्षोभ मंडल के मध्य का क्षेत्र, समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, इसके बीच के क्षेत्र को कहते हैं हम समताप मंडल, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसको क्षोभ सीमा कहते हैं, ट्रोपोपॉज। और इस क्षोभ सीमा पर पृथ्वी के कोरियोलिस फोर्स, आपको पता है कि पृथ्वी जब घूर्णन करती है, जब पृथ्वी क्या करती है, घूर्णन करती है, जब पृथ्वी क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है ईस्ट से वेस्ट, इस तरह से, ठीक है। तो इसी के सहारे क्या होता है, इसी के सहारे हमारे ट्रोपोपॉज पर, मान लो यहाँ ये इन वाले क्षेत्रों में क्या चलती है, एक इस तरह से धाराएं चलती है जिसको हम कहते हैं जेट धाराएं, जिसको क्या कहते हैं, दोनों गोलार्धों में चलती है इस तरह से, सर्पिलाकार क्यों है, बाद में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। यहाँ पर कौन सी धाराएं चलती है, जेट स्ट्रीम चलती है, इनको क्या कहते हैं,
इनको कहते हैं जेट स्ट्रीम, जेट धाराएं। जेट क्यों कहा? क्योंकि जैसे हवाई जहाज ऊपर उड़ते हैं ना, वैसे ही ऊपर ये वायुमंडल में, ये वायुमंडल में, यानी कि क्षोभ सीमा के वायुमंडल में, ये कहाँ पर बोल रहा हूँ मैं? क्षोभ सीमा के वायुमंडल में। क्या हम यहाँ तक चीज़ों को समझ पाए? हमने देखो अभी एक ही पढ़ा और बहुत ही डीप एनालिसिस के साथ पढ़ा, ठीक है। क्या मैं समताप मंडल शुरू कर देना चाहिए या नहीं? मुझे बताइए, क्या हमें समताप मंडल शुरू कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए? ये समताप मंडल हम अगले लेक्चर में पढ़े, या समताप मंडल को हम अगले लेक्चर में पढ़े। मुझे लगता है कि हमें इसको अगले लेक्चर में रखना पड़ेगा शायद, हालांकि ऐसा बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ इतना चीज़ें हमारी हो गई है। बस एक और चीज़ मैं समझाना आपको थोड़ा सा शायद भूल गया हूँ, वो ये है कि यहाँ पर हवाओं का घनत्व सबसे ज़्यादा होगा। हवाओं का घनत्व कुल मिलाकर वायुदाब अधिक होगा। यहाँ हवाओं का घनत्व देखो, मान लो उदाहरण के लिए हवाओं के घनत्व को समझने के लिए एक इस स्तंभ को समझिए, ठीक है। इसको समझिएगा ज़रा थोड़ा। ये मानो एक कोई वायु स्तंभ है, ये क्या है? ये मानो वायु स्तंभ है, यानी कि एक स्तंभ है। इसके द्वारा लगने वाला भार क्या है, किस स्थान पर कितना है, ये किस बार पर निर्धारित होगा? यानी कि जो यहाँ पर होगा, जितना कोई स्थान ऊपर जाएगा ना, उठेगा, जितना कोई स्थान ऊपर उठेगा उतना यहाँ पर वायुदाब क्या अधिक है, यानी कि निचले वाले भाग में क्या है? वायुदाब अधिक है, वायु का घनत्व अधिक है। क्या मुझे आप फिर से बता सकते हैं कि वायुदाब अधिक क्यों होगा? ये भी मैंने बता दिया है क्यों वायुदाब अधिक क्यों होगा। जब गैसेज क्या होंगे, जब कोई गैसेज है ना, जब गैसें आपस में अधिक संघनित होगी, जब गैसें क्या होगी? अधिक संघनित, यानी कि एक दूसरे से अधिक मिली हुई, तो क्या निचले वायुमंडल में ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। निचले वायुमंडल में क्या होता है? ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि कुछ, मैंने क्या बताया, कुछ गैसेस हमारी वायुमंडल में भारी है और कुछ गैसें हल्की हैं। हमारे वायुमंडल में दो प्रमुख गैसें जो कि नाइट्रोजन और हमारी ऑक्सीजन है, इन दोनों का प्रतिशत सबसे अधिक है, और दोनों का प्रतिशत अधिक होने के कारण ये दोनों ही भारी गैस हैं और ये निचले वायुमंडल में संकेंद्रित है। और जितनी जो ज़्यादा भारी गैस है उसका क्या है? घनत्व भी अधिक होगा। तो निचले वायुमंडल में घनत्व भी अधिक होता है। तो क्या आप समझ पाएँ कि क्षोभमंडल क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर क्या होता है? सारी वर्षा संबंधी घटना यही होती है। हमने रटा कुछ नहीं, हमने फैक्चुअल डाटा नहीं लिया, हमने प्रूफ किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। बस यही तो ज्योग्राफी की खासियत है कि अब प्रूफ हो जाए तभी हम चीज़ों को समझ पाते हैं। अगर अदरवाइज प्रूफ नहीं होगा तो हम समझ नहीं पाएंगे चीज़ों को। तो क्या आपको कैसा लेक्चर लगा? कृपया करके आप कमेंट में ज़रूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम बहुत अच्छा बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाएं अपनी चीज़ों पर और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ चीज़ों को समझें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे समताप मंडल और मध्य मंडल तक कवर करने की कोशिश करेंगे। 2 और क्लासेस आपकी इस पर हो सकती है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। बने रहिए, बस यू हैव टू मेंटेन योर अटेंडेंस ऑल्सो, ओनली यू हैव टू मेंटेन योर अटेंडेंस ओनली। बस अगर आप यहाँ आते हैं, लेक्चर को ध्यान से देखते हैं, यू विल गेट एन आइडिया कि कैसे चीज़ें घटित हो रही है। थैंक यू।